चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धूंधिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज को अति भावे, गोसावी नंदन निज दिल गुण गावे। जय देव जय देव गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, ज्ञानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे, गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुरुमुरसे, गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय, गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुकुलपिण्डसण्डकाय, गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि, गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय भोजयगदाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। कितना बढ़िया लगता है। आज बहुत सारे स्कूल्स ने इस तरह का पेडागॉजी डेवलप कर लिया, इस तरह का कल्चर डेवलप कर लिया कि बच्चे स्कूल से छुट्टी नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सोसाइटी और एजुकेशन में। कोचिंग में खासकर, कोचिंग में तो इसी तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बच्चा एब्सेंट करने की सोचे और कर ना पाए, वो खुद ही आना चाहे। मुझे बहुत अंदर से चिढ़न होती है जब किसी भी टीचर को यह उलझन होती है कि बच्चा मेरी क्लास छोड़ के क्यों जा रहा है। यह ताकत टीचर में होनी चाहिए कि बच्चा आपकी क्लास ना छोड़े। और किस किस बच्चे को पकड़कर आपकी क्लास में भेजूंगा मैं, ये अट्रैक्शन, ये पावर, ये फोर्स टीचर में होना चाहिए। और इस बात का रोना नहीं रोते, हमारे शब्दों में ताकत होनी चाहिए, हमारे विजन में क्लैरिटी हो, और बच्चे को पता होना चाहिए कि इन सर की क्लास तो मैंने नहीं छोड़नी, क्योंकि वहां से मुझे ताकत मिलती है,
वहीं से मुझे कोटा में रहने और सफलता की इच्छा लगातार मिलती है। वहीं से मुझे संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। उसको देखे बिना मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। ये पावर, ये ट्रैक्शन लाना होगा और इस तरह का मैग्नेट टीचर्स को बनना होगा। और आपको बताएं, आप देखते ही होंगे, आप सभी के बच्चे खुद ही स्कूल जाते हैं। कुछ टीचर्स स्कूल में इससे भी ज्यादा अच्छे होते हैं। और ये बच्चे तो बड़े हैं, ये चीजों को समझते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको एजुकेशन नहीं पता, वो खींचे चले जाते हैं स्कूल। तो ये सारे काम बच्चों, हम लोग आपस में ये सब लगातार इस तरह से डिस्कशन करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई कोर कसर हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि कैसे पढ़ाएं, क्या और चेंजेस लाएं कि बच्चों को जल्दी याद हो। ऐसा क्या और करें कि बच्चे हमारा पढ़ाया हुआ लंबे समय तक याद रख सकें। क्या और ऐसे चेंजेस लाएं कि हमारा पढ़ाया हुआ सही समय पर उन्हें याद आए। क्या ऐसा करें कि नंबर कम होने के बाद भी उनका चेहरा ना लटके। और क्या चेंजेस लाएं कि कोई कुछ भी बोलता रहे, हमारा बच्चा मुरझाए ना। हम क्या और ऐसे चेंजेस लाएं कि 1000 बच्चों के बीच में खड़ा हमारा बच्चा अलग से नजर आए, उसका व्यक्तित्व अलग से नजर आए, उसका दृष्टिकोण अलग से नजर आए। ये सब हमारे टीचर्स लगातार करते हैं। और आप सब इस बात के विटनेस हो कि हमारे पास अगर खाली समय भी होता है तो हम स्टाफ रूम में नहीं बैठते, आपके ही सामने बैठते। और इसके लिए बहुत बहुत कलेजा चाहिए। इसके लिए बहुत सारा करेज चाहिए कि बच्चों को फोन नहीं चलाने देंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। बहुत करेज चाहिए, क्योंकि ड्रामेटिक नहीं बनाना है लाइफ को। और हम कोई दूसरी जाति थोड़ी ना है, पेरेंट्स की तरह बनना है। हम थोड़ी मोड़ी गलती कर सकते, तुम्हें नहीं करने देंगे। तो एक ट्रांसपेरेंसी लाने की हम लोग कोशिश करते। खाली होते, फ्री होते, जब भी आप देखो डाउट काउंटर्स पे ही बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि ड्रामेटिक ना हो, दिखावा कम से कम हो और ज्यादा संस्कार की बातें करें मत, काम करके दिखाएं। क्योंकि प्रेजेंटेशन से आगे जीवन नहीं चलना है, रियल कंटेंट डेवलप करना होगा। क्योंकि पंखों में रंग भरने से ताकत नहीं आती। साइंस के स्टूडेंट हैं आप सभी। पंखों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होगा। कलात्मक बातें करके, आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, कलात्मक बातें करके कंटेंट डेवलप नहीं होता। कंटेंट रियलिस्टिक बात करके होगा डेवलप। मैं 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात कंक्लूड करता हूं। पंडित जी पधार चुके हैं। आप सभी खड़े होकर अपनी जगह पर एक बार जोरदार तालियों से पंडित जी का स्वागत करें। सिट डाउन प्लीज, प्लीज। मैं 2 या 3 मिनट में कंक्लूड करता हूं, क्योंकि आज मैं कुछ भी बोलूंगा वो ही आपको याद नहीं रहेगा। हाँ, तो बेटर है कि जो चीफ गेस्ट है उसी को हम समय दें
और रही बात, हम तो रोज ही बोलते हैं। हाँ, और हमारी वो घर की मुर्गी दाल बराबर, हम 8.5-9 घंटे रोज बोलते हैं, और शायद यही वजह है कि आप हमारी नहीं सुनते। 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। बात चाहे श्री कृष्ण जी की करो, जब गीता में थे तब भी उन्होंने अर्जुन से यही कहा था कि अभ्यास करो कौन्तेय। बात चाहे द्रोणाचार्य की करो तो भी उन्होंने कहा था कि अभ्यास करो। बात चाहे चाणक्य की करो तो भी उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा था कि अभ्यास करो। आप किसी भी युग, किसी भी कालखंड में चले जाओ, हर गुरु ने अपने शिष्य को अभ्यास के लिए बोला है। कहा जाता है कि भोजन अगर ज्यादा हो जाए, अति हो जाए, तो विष के समान है, और शिक्षा में अगर अभ्यास की कमी हो तो वो शिक्षा विष के समान है। Anil Yadav sir, please stage पर आए। विकास चौधरी सर, गदा सर, आयुष सर, पवन कौशी सर, वैभव सर, दिव्येश सर, गिरधारी सर, दिनेश गौड़ सर, जक्की सर, प्लीज स्टेज पे आइएगा सर। प्रमोद सर, प्लीज स्टेज पे आइएगा। बीपी सर, विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा सर, प्रवीण सर, धर्मेंद्र सर, इंदिरा माला पंकज, बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पंडित जी जो है वो नई दृष्टि और अद्भुत वाक शैली के साथ धर्म एवं आध्यात्म पर व्याख्यान के लिए देश और दुनिया में जाने जाते हैं। वर्ष 2004 से अब तक 75 विषयों पर लगभग 3000 व्याख्यान दे चुके हैं और 20 वर्ष रंगकर्म कार्यक्रम में बिताने के बाद 12 वर्षों से आध्यात्मिक विषयों पर व्याख्यान का लोकप्रिय सिलसिला जीवन से जुड़ते हुए नई दृष्टि से श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, शिव पुराण एवं हनुमत चरित्र पर कथा कह रहे हैं। युवाओं के बीच मेरा प्रबंधन में जैसे विचार के लिए लगातार आमंत्रित दैनिक भास्कर समूह में सर चीफ एडिटर भी रह चुके हैं और
जीने की राह खोलने के लिए मृतक के रूप में खूब पड़े जा रहे हैं। प्रतिवर्ष देश के 5 प्रमुख शहरों रायपुर, इंदौर, जयपुर, डोंबिवली एवं रांची में श्री हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ जप के आयोजन में देश दुनिया में लोग सहभागिता निभाते आए हैं। 94.3 माई एफएम रेडियो पर प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे जीवन प्रबंधन के सूत्रों के साथ पंडित जी को सुना जा सकता है। तो मैं आदरणीय पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों का मार्गदर्शन करें। ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग एक बार फिर मिल रहे हैं। और आपके मन में ये सवाल है, होना भी चाहिए, कि ये पंडित जी हम जो भी काम करने यहाँ आए हैं, पढ़ने आए हैं, सफलता अर्जित करने आए हैं, सिलेक्शन लेने आए हैं, उसमें पंडित जी हमारी क्या मदद करेंगे। मुझे ऐसा ध्यान आता है कि मैं 1 मई को कोटा आया था पिछली बार, तो शायद आप में से कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई होगी आपके इंस्टीट्यूट में जो फंक्शन हुआ था। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पिछली बार मुझे सुन चुके हैं? बहुत अच्छे। चलिए, तो आज एक नए सिरे से बातचीत शुरू करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से मुझसे पहले सर आपसे बात कर रहे थे और मैं भी उनको सुन रहा था। उन्होंने एक बात बोली थी कि अभ्यास, अंग्रेजी में आप लोग उसको प्रैक्टिस कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अभ्यास करो, चाणक्य ने कहा अभ्यास करो, सारे गुरुओं ने कहा अभ्यास करो। अभ्यास है क्या? किसी कहते हैं प्रैक्टिस। कैसे होती है? इसका स्पिरिचुअल एंगल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछली बार मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, 1-2 का 5 फार्मूला। आप में से कुछ लोगों को याद होगा। आज मैं आपको एक नया फार्मूला देता हूं और वहीं से शुरुआत करते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों के आदी हो जाते हैं तो हमारी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। आप भी अभी यहाँ पढ़ने आए हैं तो एक आदत बन गई पढ़ाई, एक दबाव बन गई पढ़ाई, और कभी कभी नतीजे में नुकसान हो जाता है। एक बहुत छोटी सी कहानी, ध्यान से सुनिएगा, आज भी काम आएगी, आगे आपकी ज़िंदगी में भी काम आएगी। एक व्यापारी ऊंट का व्यापार करता था, तो अपने गांव से दूसरे गांव अपने 20 ऊंट लेकर चला। रात हो गई,
तो उसे कहीं गांव में रात रुकना था और उस गांव में एक सराय थी। सराय मतलब धर्मशाला, होटल कह लो। तो उसने सोचा रात यहाँ गुजार ले सराय में। तो अपने 20 ऊँट उसको बांधना थे, रात को चले न जाएं ऊँट कहीं। तो उसने खूंटी गाड़ी और ऊँट बांधना शुरू किए तो खूंटियाँ निकली 19। ऊँट थे 20, तो 19 खूंटी से तो उसने ऊँट बांध दिए। लेकिन 20वें ऊँट का क्या करे, क्योंकि खूंटी नहीं थी। तो सराय के मालिक से उसने कहा कि तुम्हारे पास खूंटी है क्या, मेरा एक 20वां ऊँट बिना खूंटी के रह गया और रात को चला जाएगा। सराय का मालिक बूढ़ा था लेकिन बड़ा अक्लमंद था। उसने कहा एक काम करो, खूंटी तो मेरे पास भी नहीं है, तो तुम क्या करो कि वो जो ऊँट 20वां है उसके सामने जाके ऐसे ठोको, खूंटी नहीं है पर ऐसा अभिनय करो कि खूंटी ठुक रही है। उसके बाद एक रस्सी लो, जो रस्सी है नहीं, पर उस ऊँट के गले में ऐसे हाथ घुमाओ जैसे रस्सी बांध रहे हैं, और उसके बाद रस्सी से खूंटा बांध दो। ऐसे बांध दो जैसे सचमुच बांध रहे हैं, न खूंटा है न रस्सी है, पर अभिनय करो। उसने ऐसा किया और 20वें ऊँट को थपथपाया तो वो भी बैठ गया, न खूंटा न रस्सी। जब सुबह हुई तो वो चला व्यापारी, एक एक करके उसने रस्सी खोली खूंटे से, तो 19 ऊँट बंधे हुए थे तो फ्री हो गए, वो चलने लगे। इसने सोचा 20वें को तो बांधा ही नहीं है, तो ऐसे थपथपाया तो वो खड़ा ही नहीं हो रहा। अरे इसने कहा ये क्या हो गया। फिर उसने थपथपाया तो वो ऊँट खड़ा ही नहीं होता, हिलाया खड़ा नहीं होता। तो सराय के मालिक के पास गया, कह रही तुमने क्या जादू टोना कर दिया, मेरा ऊँट हिलता भी नहीं है, तुमने कुछ न कुछ ऐसा किया है, वो तो सम्मोहित हो गया। तो सराय के मालिक ने कहा उसको भी खोलना पड़ेगा। अरे बोले जब बांधा ही नहीं तो खोलेंगे कहाँ से। तो उसने कहा जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो, ये तो कर सकते हो। वो व्यापारी गया और उसने खूंटा उखाड़ने का अभिनय किया, रस्सी को वापस जैसे बांधा था, बांधा तो था नहीं, उल्टा घुमाया और जैसी थपथपाया ऊँट खड़ा हो गया और चल दिया। कहानी खत्म हो गई। हमारे और आपके लिए कहानी अब शुरू होती है। हम लोग अधिकांश समय तक अपनी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही बिताने लगते हैं, उस 20वें ऊँट की तरह, है कुछ नहीं पर सम्मोहित हो गए। आपको अपने विद्यार्थी जीवन में जो आप यहाँ पढ़ने लिखने आए उसके प्रति सम्मोहित नहीं होना है। आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं हैं। आपको विवेक जगाना है। जब मैं आया तो मंच पे मैंने देखा भगवान गणेश का चित्र बना हुआ है, जिसको मैं अभी माल्यार्पण करके आया, पुष्पांजलि करी। केवल इस चित्र से आपको ये संदेश मिल जाएगा कि विद्या की देवी तो सरस्वती हैं, लेकिन केवल सरस्वती से सफलता नहीं मिलती। यहाँ 2 शब्द बोले हैं सर ने पहले, एक सिलेक्शन, एक सफलता। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। सिलेक्शन एक कैंपस का सिलसिला है, सफलता पूरी जिंदगी का सिलसिला है। ये देवता विवेक का देवता है। ये देवता आपके भीतर विवेक जगाएगा। विद्या तो अर्जित कर ही ली जाएगी, और अगर विद्या के साथ विवेक नहीं है तो सफलता नहीं है। इसीलिए पढ़े लिखे लोग गलत काम करते हैं। विवेक आपको सिखाएगा जीवन सबसे ऊपर है। कितना ही दबाव, कितना ही तनाव आ जाए, कितनी असफलता आ जाए, जीवन दांव पे नहीं लगना चाहिए। तो मैं जो आपसे बात करूंगा उसी सिलसिले में बात करूंगा। क्योंकि आप जैसे बच्चों के बीच में आता हूं तो मैं देखता हूं आजकल फॉर्मूला बेस्ड एजुकेशन है। हमारे समय तो सीधी सीधी पढ़ाई होती थी भाई, हमने तो ये सब ताम झाम देखे ही नहीं कभी। एक ही स्कूल होता था, उसी में चले जाते और उसी में आ जाते। अब आजकल तो सब कुछ फार्मूला बेस्ड है। तो मैं आपको एक नया फार्मूला दे रहा हूँ 3C का। अब जरा समझिए 3C में क्या बोल रहा हूँ मैं। पहला काउंटिंग, दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा कैरेक्टर। अब ये 3 बातें दिमाग में रखना। तो चलते हैं। सबसे पहले काउंटिंग।
आप जब यहाँ पढ़ने आए हैं तो 3 बातों की काउंटिंग रोज करना। जो पढ़े वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी काउंटिंग में 3 बातें होना चाहिए। पहला, फीस जो आपके माँ बाप ने भरी, आपने नहीं भरी, उसकी काउंटिंग करिएगा। कहाँ से लाए होंगे वो, कैसे दिया होगा, क्यों आपके लिए वो अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपने खूबसूरत समय के दिन आपके लिए दिए हैं। पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता। धन कैसे कमाया जाता है ये तभी पता लगेगा जब आप धन कमाने निकलेंगे। अभी तो आप किसी और के कमाए हुए धन से पहुंचे यहाँ तक, और सौभाग्यशाली हैं आपके, आप यहाँ तक आ गए। आपकी उम्र के, आपसे अधिक या आप जैसे योग्य कई बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। इसकी काउंटिंग करते रहना बच्चों, कि जो फीस भरी गई है, जो भाग्य आपको मिला है, वो खराब नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। पहली काउंटिंग ये करिए, क्या फीस भरी है, उसका रिटर्न क्या दे रहे हैं। दूसरी बात, काउंटिंग किसकी करें, पहले फीस की करें। दूसरी बात, अपनी एजुकेशन की करें काउंटिंग। रोज जो आप पढ़ रहे हैं, अरे इतनी तेजी से वक्त कभी नहीं बदला जितना अभी बदला है। 500 साल के हमारे देश के इतिहास में जितनी तेजी से अभी वक्त बदल रहा है, जो आप आज पढ़ रहे हैं, जो आज आप सोच रहे हैं, अगले साल उसका दृश्य बदला हुआ नजर आएगा। आश्चर्य नहीं है कि जो पढ़ाई करके आप निकले और जो मकसद आपका था वो मकसद ही गायब मिलेगा आपको एक दिन से। नहीं, सिर्फ नई चीज आ जाएगी। बहुत तेजी से वक्त बदल रहा है। तो अपनी एजुकेशन की रोज काउंटिंग करें कि आज जो मैंने पढ़ा है इसकी क्या वैल्यू है, कितना पढ़ना है, आदि आदि। और तीसरी बात, टाइम की काउंटिंग करिएगा। यहाँ बहुत अच्छे से अभी आपको बताया जा रहा था। मित्रों, मैं तो कहता हूँ 6 घंटे उन्होंने कहा कि पढ़ना ही पढ़ना है। एक बात याद रखना, ये घोर परिश्रम का समय है, आलस्य अपराध है। 12-14 घंटे काम करना आसान बात हो गई। अब जो लोग अभी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हैं, आप देखिएगा, उसमें आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। खूब पढ़ना है, समय का उपयोग करिए, टाइम की काउंटिंग प्रॉपर करिए। मैं हमेशा आप जैसे बच्चों के बीच में कहता हूं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। इस दौर में सब बदला जा सकता है। क्या नहीं कर सकता साइंस और टेक्नोलॉजी, बताइए आप। सब कर सकता है। आप सांवले हो तो आपको साइंस टेक्नोलॉजी गोरा बना सकता है, ऐसी क्रीम बन गई जो पढ़ लो। आप दुबले हैं, ऐसी दवाइयां बन गई कि ऐप से निकल आए और आप अलग ही लगने लगो। आप में बिल्कुल अकल ना हो और गूगल पे बटन दबाओ तो इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि लोग आपको अक्लमंद मान लेंगे। होंगे नहीं, आप मान लेंगे। अक्लमंद दिखना और अक्लमंद होने का फर्क है, साइंस टेक्नोलॉजी मिटा देंगे। इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी सब कर सकता है, लेकिन एक काम दुनिया का कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, बीता हुआ वक्त लौटा के नहीं ला सकती। वो गया तो फिर गया। इसलिए बच्चों, जब आप पढ़ रहे हैं तो एक एक गया जमाना, जब सालों का हिसाब रखते थे वो जमाना भी गया। जब महीनों का हिसाब रखते हैं वो दिन भी गए, जब दिनों का हिसाब रखते हैं अब तो घंटों का भी हिसाब खत्म हो गया। एक एक सेकंड कीमती है, एक एक पल की कीमत आपको समझना पड़ेगी, तब आप वहां पहुंच पाएंगे जहां जाने के लिए आए हैं। तो मैंने आपको पहली बात बोली, जो 3C का सूत्र दिया, कि पहला मामला ये है काउंटिंग। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए फीस भरी, उसकी काउंटिंग। जो एजुकेशन आप कर रहे हैं उसकी काउंटिंग। और सबसे बड़ी टाइम, समय का उपयोग करिएगा। आइए
इसी फॉर्मूले में आगे चलते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि आप इतने टाइट हो जाएं कि सिवाय पढ़ाई के कुछ करे ही नहीं। मौज मस्ती का दौर है ये, जो आपकी उम्र है। आहा, समझ नहीं आ रहा, ताली उम्र के लिए बजा रहे हो कि मौज मस्ती के लिए बजा रहे हो? भैया ये जो उम्र है ना, ये टच मी नॉट है। जिसको छू लो वही करंट मार रहा है। कभी हम भी आपकी उम्र में रहे और कभी आप हमारी उम्र में आएंगे। आज जो लोग आपको ज्ञान बांट रहे हैं, इनको कोई शौक नहीं है। ये तमाम लोग आपकी उम्र से गुजरे हैं और इस उम्र का जो नुकसान है उससे आगाह कराने आए। ये तो उम्र सबके साथ है, मौज मस्ती रुकना नहीं चाहिए, ये भी वक्त चला जाएगा। याद रखिए, किसी शायर ने एक बड़ी प्यारी बात बोली है, पढ़ने आए हो तो पढ़ो, उम्र है तो मौज मस्ती भी करो, काम दोनों का चलता रहे। देखिए, कभी मत भूलिएगा, काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। दोनों काम एक साथ होना चाहिए। इसलिए हमें अपना बेस्ट देना है, लेकिन बिना टेंशन, बिना प्रेशर के। जिंदगी और भी आगे है, ऐसे खत्म नहीं होता। जीवन इस तरह से समाप्त नहीं होता कि परेशान हो गए, हैरान हो गए, निराश हो गए। किस पे दबाव नहीं, बताइए, सब पे दबाव है। आइए जरा फॉर्मूले के सेकंड पोर्शन में चलते हैं जल्दी से। मेरे पास समय आपके लिए कम है। 10:05 पे मैंने बोलना शुरू किया और 11:05 में ख़त्म करूँगा। शांति हो गई सुन के? क्या होता है कि ऑडियंस को, श्रोता को ये पता लग जाए कि वक्ता कब तक बोलेगा तो एकदम शांति हो जाती है। वक्ता होना बहुत आसान है, श्रोता होना बहुत कठिन है। एक तो श्रोता के आधे प्राण इसी में लगे रहते हैं कि छोड़ेगा कब पंडित। तो हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया, हमको 60 मिनट बोलना है, 60 मिनट बोलेंगे। लेकिन कोशिश करूंगा कि 60 मिनट में आने वाली जिंदगी के कई सूत्र मिल जाएं। मैं बहुत सारी बातें ऐसे बोलूंगा बच्चों, जो शायद आज आपके काम उतनी ना आए, लेकिन हो सकता है कि मेरी कुछ बातें यदि आपने फिट कर ली, अपने कलेजे पे लिख ली, तो इस कैंपस के बाहर एक दुनिया और आपका इंतजार कर रही है। तब काम आएगी कुछ बातें, आज शायद ना आए। आज जो बातें काम की वो तो इतने विद्वान समझदार सर लोग आपको पढ़ा ही रहे। मैं तो देख रहा था, जिस सर का नाम लो ऐसी ताली बज रही उसके नाम पे जैसे कोई हीरो आ रहा हो फिल्म का। जैसे कोई सेलिब्रिटी आई। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपकी जिंदगी की फिल्म के हीरो हैं ये आदर्श हैं, ये आपको पहुंचाएंगे। ये सिर्फ यहाँ कमाई कराने नहीं आए, ये आपकी जिंदगी संवारने आए हैं। और मित्रों, जो जिंदगी को संवारे वो असली हीरो है, इसलिए आप आदर कर रहे हैं उनका। जोरदार ताली बजाइए एक बार इन सब के लिए। आइए, तो अब हमारे पास जो बचा समय है, दूसरे में चलते हैं। मैंने आपको 3C की बात बोली। पहला मैंने आपसे कहा काउंटिंग, 3 बातों की काउंटिंग करिएगा। आइए, 3C में दूसरा C, और वो है कम्युनिकेशन। आप जिस एज में हैं, आप जिस इस समय पोजीशन पे हैं, जो काम करने आप आए हैं, उसमें कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। अब मैं आपको बताता हूँ 4 बातों से अपना कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर रखिएगा। पहला, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से और खुद से। चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है, लोग जान ही नहीं पाते कि खुद से भी एक कम्युनिकेशन करना पड़ता है। आज ये जो प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन क्यों होता है? खुद से कम्युनिकेशन यदि क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ही डिप्रेशन है।
उन लोगों को जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा जो खुद से वेल कम्युनिकेटेड है। तो 4 लोगों से आपका कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए इस समय। और उसमें से पहली बात, अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स क्या होते हैं तो तभी पता लगता है जब पेरेंट्स बनते हैं। माता पिता बने बिना माता पिता क्या होता है ये समझ नहीं आता। आप लोग जिस उम्र में हैं इसमें माता पिता कई लोगों को खलनायक लगते हैं। हाँ, कोई काम करने ही नहीं देते। सो जाओ तो उठा दें, आ जाओ तो भेज दें, भेज दो तो चल बुला लें, चैन नहीं लेते। अच्छा, कुछ माता पिता होते भी एक्स्ट्रा ही हैं। बच्चों को देखते ही टूट पड़ते हैं जैसे कोई कैसेट फंसी हो उनके ज़बान में। ये करो वो करो, कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में, तुम तो इतना किया तुम्हारे लिए। और ऐसी शुरू कि कई बच्चे हमें बोलते हैं कि हमारे माता पिता का इलाज करो पंडित जी, हमारा क्या कर रहे हो। कई बच्चे तो हमसे कहते हैं हमें क्या भाषण देना है, उनको दो, प्राण ले लिए हमारे, निचोड़ दिया। आजकल बाजार जाओ तो दुकानों पे बोर्ड लगे रहते हैं एक्सचेंज ऑफर के। अगर भगवान कोई एक्सचेंज ऑफर की स्कीम लगा दे और उसमें कह दे कि पेरेंट्स एक्सचेंज कर सकते तो कई लाइन में लग जाएं, हमारे बदलो हमारे। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें ताली बजाने की क्या बात है। एक बात याद रखना और जिंदगी भर याद रखना कि जिस वंश, जिस कुल, जिस खानदान और जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है वो ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप अपनी जिंदगी में जिन जिन बातों का फख्र करें, जिन जिन बातों का गर्व करें, एक बात का गर्व जरूर करना कि हमें फख्र है, हमें गर्व है कि हम इस माता पिता की संतान हैं और ये हमारे माता पिता, गर्व करें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है कि आपके माता पिता आपके जितना पढ़े लिखे न हो। ये भी हो सकता है कि जितने ऊंचाई पे आप जाएं आपके माता पिता न गए हों। लेकिन जब बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएं तो 2 बातें कभी मत भूलना, एक बाप का कंधा और दूसरी माँ का आंचल। ये जिसने भुला दिया वो इस लायक नहीं है। तो मित्रों, अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन करने में कोई संकोच मत करना। इंसान की जिंदगी है, कब कौन सा गलत काम किसी से भी हो जाए, कोई दावा नहीं कर सकता कि उसने अपनी जिंदगी में गलत काम नहीं किया। अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। हर इंसान से कभी न कभी भूल, गलती, अपराध, अनुचित, अप्रिय हो सकता है। पर जिस दिन आपसे कोई गलत काम हो जाए, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करना, सबसे पहले। और याद रखना, अगर आप गलत काम में उलझ गए, कहीं फंस गए, सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी। बस सिर्फ माँ बाप ऐसे होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हें उससे बाहर निकालेंगे। इसलिए कभी भी, पहली बात तो गलत काम करना नहीं चाहिए। अगर आज आपके माँ बाप को टोक रहे होंगे, रोक रहे होंगे, तो क्यों ऐसा कर रहे होंगे? जीवन के प्रति उनकी दृष्टि और अनुभव होगा, इसलिए वो अपने बच्चों से कहते हैं बेटा ये ना करो, वो ना करो। लेकिन कभी अगर अपराध हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जो आपको नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता से कभी मत छुपाना। भाई उनसे छुपाना ही तब पड़ता है जब आप गलत करते हैं। तो आज एक संकल्प लो। अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कोई कथा प्रवचन करने नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया हूं कि कुछ बातों के कमिटमेंट यहां से लेके जाइए। तो आज एक संकल्प लीजिए, ऐसा कोई काम जिंदगी में नहीं करेंगे जो अपने ही माता पिता से छुपाना पड़े। बस इतना सा भी संकल्प लेंगे तो आप अपनी जिंदगी में आराम से निकल जाएंगे। बस कोई का जो उनसे छुपाना पड़े वो गलत, और जो उनको बताया जा सकता है वो सही है। इतनी सी परिभाषा। कई बच्चे हमसे पूछते हैं पंडित जी इस एज में सही क्या गलत। हम कोई परिभाषा नहीं देते कि ये पाप है, ये पुण्य है, गलत है, ये सही है। हम एक ही बात बोलते हैं, जो माता पिता से छुपाना पड़ जाए वो गलत है, और जो उनको बता के किया जा सके बस वही अच्छा है आपकी उम्र के लिए। इसलिए सीधी सीधी बात है, अपने पेरेंट्स से एकदम कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। कोई बात हो, रोज बात करिए।
रोज टाइम उनसे लीजिए। उनको नहीं मालूम आप क्या पढ़ते हैं, वो नहीं जानते होंगे, हो सकता है, तो भी कम से कम उनसे बात करिए। आज तक विज्ञान ये नहीं जान पाया कि माँ बाप से बात करने के बाद कोई है ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो आपको मिलती है, कुछ है ऐसा। आइए, आपका कम्युनिकेशन आपके पेरेंट्स से क्लियर हो। दूसरी चीज, आपका कम्युनिकेशन आपके टीचर से भी क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। सीधी बात करिए, नहीं समझ में आ रहा 10 बार पूछिए, और कोई प्रॉब्लम हो शेयर करिए। आपका अपने टीचर से जितना कम्युनिकेशन क्लियर होगा, आप अपनी एजुकेशन में या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें उतनी जल्दी आगे निकल जाएंगे। तीसरा, अपने फ्रेंड से आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। ये जो इस उम्र में दोस्तों का नशा होता है, हा हा हा, माथे चढ़ के नाचता भैया, यार बाजी का तो कहना ही क्या। दोस्तों को देख के तो ऐसा लगता है कि आह बस यही खुदा है। इस उम्र में चढ़ता है, सबको चढ़ता है। और हो सकता है कुछ दोस्तों को लेके आपके पेरेंट्स नाराज भी होते हो, इसके साथ मत बैठो, उसके साथ मत बैठो। देखो, दोस्ती का मतलब संग है। आपके माँ बाप आपके संग पे आपत्ति नहीं ले रहे, आपके माँ बाप डरे हुए हैं कि आपका संग कहीं कुसंग में न बदल जाए। दोस्ती के दो शक्ल, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। ऐसे दोस्ती का पहला पहलू संग है। संग मतलब आप उसने दोस्त के साथ उठते बैठते हैं तो है, बैठना चाहिए, पक्की दोस्ती होना चाहिए, लेकिन ये संग कुसंग में न बदल जाए। कुसंग का मतलब कोई मित्र आपको गलत राह पे न ले जाए, खास तौर पे नशा, वो काम जो इस उम्र में नहीं करना चाहिए वो भी कराए, वो कुसंग है। और इसमें कुछ होते भी हैं, जरूरी नहीं है सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं जो आपको कुसंग की ओर खींचेंगे। और बच्चों याद रखना, नशा बिल्कुल मत करना। जवानी का नशा क्या कम है जो दूसरा और करोगे? हाँ? क्यों मिक्सिंग कर रहे हो भाई? और इस उम्र में आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो सीनियर नशेड़ी होते हैं ना, वो तुमसे कहेंगे लगा ले लगा ले, फिर तुम कहोगे नहीं डर लगता, अरे हम बैठे, तुम क्या बैठे, तुम खुद ही औंधे हो जाओगे कुछ दिन, तुम क्या बैठे। नशा मत करना बेटा, नशा मत करना। मैंने फिर आपसे कहा, होगा ऐसा, कई बार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि आपको लगेगा गलत है, पर आपके भीतर कोई कहेगा कर लो कर लो। वो बाहर के दोस्त लोग कहेंगे अरे हम हैं, अरे क्या इतनी बात हमारी नहीं मानेगा, ऐसा डराएंगे तुमको। तब अपने पेरेंट्स को याद करना। एक बहुत ही प्यारी बात बोल के गए सर अभी, आपके माँ बाप आप ही के भीतर है, ईमानदारी से देखना तो आपको लगेगा कोई रोकेगा भी सही। तो बचिए, अपने फ्रेंड से बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि इस लिमिट के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती वहां तक वाजिब है जहां तक जिंदगी का सच है, और जहां से झूठ शुरू होता है हमारी आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है। इतना क्लियर कम्युनिकेशन फ्रेंडशिप सर्कल में होना चाहिए, और नहीं तो आप इसकी कीमत अभी नहीं चुकाएंगे। 5-10 साल बाद आपको लगेगा कि नुकसान महंगा हो गया। इसलिए थोड़ा सा बच के चलिएगा, वरना आपको समझ भी नहीं आएगा इस उम्र में नुकसान क्या है। अच्छा, दोस्त तो ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं। देखो, आपको एक घटना सुनाते हैं। एक कपल था, पति पत्नी। वो पत्नी जो थी ना, औरत, उसको खाना बनाने का कुक, बहुत अच्छी कुक थी, वो नए नए खाना बनाती थी। तो उस कपल ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, एक दिन अपने घर में पार्टी रखी, और उसने कहा मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी आज, बड़ी गजब का गाजर का हलवा है। बनाती भी अच्छा थी। सब दोस्त लोग आए। उस महिला ने, जिसका घर था, उसने कहा मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी, और नई आई है गाजर बाजार में, तो नई किस्म की, नई नस्ल की गाजर का हलवा बनाऊंगी। सब भी तैयार हो गए। उसने हलवा बनाया, हलवा सर्व किया, मेहमान लोगों ने हलवा खा लिया। कोई 20-25 मेहमान थे, और जब मेहमान लोगों ने हलवा खाया तो वो गृहिणी जो घर में थी, मालकिन, वो थोड़ा सा आगे गई तो उनके घर में टेलीविजन चल रहा था, और उस टेलीविजन पे न्यूज़ आई कि अभी अभी न्यूज़ ये है कि बाजार में जो नई किस्म की गाजर आई वो जहरीली है, और उसको जो खाएगा वो मर जाएगा।
अब मैडम घबराई, उन्होंने अपने पति को बुलाया, सुनो ये न्यूज़ आ रही है कि जिस गाजर का अपन ने हलवा बनाया वो जहरीली है, जो खाएगा वो मर जाएगा। उसने भी घबराया कि अब क्या करें, ये तो सब मरेंगे, अपने मेहमान, इनको सबको खिला दिया तो क्या करें। पति थोड़ा समझदार था, उसने कहा देखो जल्दीबाजी न कर, हल्ला न कर, अब जो हो गया वो तो हो गया, पर टेस्ट कर लेते हैं। तो किस पे टेस्ट करें कि हलवा जहरीला, किस पे टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपने घर में कुत्ता है उसका नाम जेकी है, तो जेकी को खिला देते हैं, जेकी जिंदा रहा तो समझ लेंगे जहरीला नहीं, मर गया तो फिर अपन कुछ करेंगे। तो चपरासी को बुलाया कि जेकी को हलवा खिलाया। अच्छा कुत्ता कुछ खाता है तो तुरंत फिर बाहर जाता है गंदा करने, तो उन्होंने कहा जेकी को हलवा खिलाओ और देखना जेकी का क्या होता है, 15 मिनट बाद हमको बताना। 15 मिनट बाद वो चपरासी आया तो पूछा मालिक मालकिन ने कि क्या हुआ जेकी का। बोले जेकी मर गया। और ये बोले जेकी मर गया, हाँ पक्का, फिर तो जहर था। तुरंत सबको सूचना दी कि आप लोगों ने अभी अभी जिस गाजर का हलवा खाया है, खबर ये मिली है कि गाजर में जहर है। उसके बाद हमने अपने कुत्ते पे ट्राई किया, कुत्ता मर गया। अब सब घबराए। आदमी डर से ज्यादा मरता है, मरने की चीज से कम मरता है। सबने बोला अब मरे अब मरे, सबको अपने फोटो दिखने लगे जिसपे माला चढ़ी थी। तुरंत सबको अस्पताल ले गए, डॉक्टर से कहा जहरील खा लिया, डॉक्टर ने दवा दी, पूरे सबके पेट साफ हुए, सबको उल्टियां कराई। इतना पेट साफ कर करके सारी रात हो गई। वो घर के मालिक मालकिन भी उनके साथ ही रहे, लेकिन शुक्रिया ये कि कोई मरा नहीं। तो मालिक मालकिन ने कहा चलो मेहनत तो हुई, सारी रात सब भरती रहे, सबके पेट साफ हुए, पर कोई मरा नहीं। कितना अच्छा रहा कुदरत का। अब चलो घर चल के देखें। घर आए तो उनने पूछा आज हमारे जेकी ने अपनी जान दे दी और इन सब की जान बचाई, चलो जेकी के ही मरे हुए दर्शन कर लें। तो चपरासी से कहा कहाँ है जेकी। उसने कहा यहाँ है जेकी। जेकी देखा तो जेकी ऐसा हो गया जैसे उसको बिल्कुल प्रेस कर दिया, चिपक गया कुत्ता, एकदम कपड़ा जैसा हो गया। अरे उन्होंने कहा जेकी ऐसे कैसे मर गया, गाजर का हलवा खा के एकदम पिचक गया। चपरासी ने कहा ये तो नहीं मालूम, आपने कहा इसको गाजर का हलवा खिलाओ, मैंने खिला दिया। फिर बोले ये भाग के बाहर चला गया मेरी जंजीर छोड़ के, और बाहर गया तो एक ट्रक इस पे चढ़ गया, तो ये ट्रक के नीचे आके ऐसा मर गया। अब बताओ जेकी मरा, ट्रक से लोगों के पेट वैसे ही साफ हो गए। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि ट्रीटमेंट कहाँ होना था और ट्रीटमेंट कहाँ हो जाता है। इस उम्र में आप कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन क्लियर रखिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से। ये फ्रेंड्स आपको ये जे की तरह ही निपटाएंगे। आप हो जाओगे चिपके, लोग समझ रहे होंगे जहर से मर गया, जहर से नहीं मरा, कुसंग से मर गए। इसलिए बहुत सावधान रखना दोस्ती के मामले। और अब मामला थोड़ा गंभीर हो रहा है, अब बड़ा प्यारा मामला है। देखो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप ताली भी बड़े टाइम पे बजाते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे ताली की इतनी परफेक्ट ट्रेनिंग ले रखी है आपने। अच्छा कुछ तो ऐसे ही बजा देते हैं, पड़ोसी ठोक रहा हम भी लगा लेते हैं। कुछ को तो हमारी बात समझ नहीं आई फिर भी ताली मार दी। इसलिए मैं अपने ऑडियंस को देख के पहले कहता हूं बात समझ लो मैं क्या कहने आया हूं। ऐसा नहीं कि आए हैं अब हमारी फैकल्टीज ने, टीचर्स ने बुलाया कि पंडित जी बोलने वाले हैं, अब तो सुनो बैठे। अरे मालूम तो हो काहे के लिए आए हो, क्या ले जाने आए हो। अब देखो हमारा तो रोज का काम है बच्चों, रोज कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीच, कहीं कथा करते हैं, कहीं अब हम कहीं राम कथा करते हैं तो 7 दिन तक बोलते रहते हैं और 7 दिन लोग सुनने आते हैं। और हमको मालूम है इनमें से आधों को तो यही नहीं मालूम है काहे के लिए आए। अच्छा ये कमबख्त नींद और कभी नहीं आती, कथा में सबसे ज्यादा आती। अच्छा हमारी तो सूरत ही ऐसी कि कहीं देखते ही नींद में आ जाते हैं कि पंडित पता नहीं क्या करेगा अपना। एक बार हम कहीं कथा कर रहे थे, 80 साल की एक बूढ़ी माई कोने में बैठ के हमारी कथा सुन रही, 80 साल बड़े ध्यान से। और कैसी सुनती, 3 घंटे रोज बोलते थे तो वो एक टक हमको देखती थी। एक टक मतलब समझते हैं, किसी को निगाह ऐसी रखना कि निगाह हटे ही नहीं, बिल्कुल आंख एक टक। अब एक टक आपको कोई 3 घंटे देखे, भले ही 80 साल की वाली देखे,
आप बड़े कमाल के हो, आप हमसे एक कदम आगे ही समझ जाते हो। 80 साल की बूढ़ी माई एक टक देख रही तो हमको भी फिक्र हो गई। तो हम उसके पास गए चौथे दिन, हमने कहा माई आप बड़ी गजब की कथा सुनती हैं, एक टक हमको देखती हैं, तो आपको कथा कैसी लगती है? उस बूढ़ी माई ने जो जवाब दिया वो सुनिएगा। मैंने कहा आप कमाल की कथा सुनती हैं, तो कैसी लगती है आपको कथा? तो बूढ़ी माई बोली पंडित जी मुझे तो सुनाई नहीं देता। लो, अरे हमने कहा कमाल हो गया, माई आपको सुनाई नहीं देता तो फिर 3 घंटे एक टक हमको क्या देखती हो? अब उसने जो जवाब दिया और कमाल का था। उसने कहा देखो पंडित जी ये सब तो हमें नहीं मालूम, बस इतना जानते हैं कि पिछले 6 महीने से मेरी बहू से लंबा पंगा चल रहा है और मुझे मेरी बहू की सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके मुकाबले आप थोड़े ठीक दिखते हैं तो आप ही को देखती रहती। अरे कम से कम मालूम तो हो कि क्या करने आए हो और क्या लेके जाओगे। तो जो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि मेरे कुछ शब्द, मेरी कुछ बातें शायद आज काम ना आए। आज तो आप इतने लोगों के बीच बैठे हैं तो ताली भी बजा रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, लेकिन जिंदगी जब अकेले चालू होती है, जिस दिन आप अपने संघर्ष में अकेले खड़े होंगे, जिस दिन आपके पास भीड़ होगी पर आपको लगेगा भीड़ का हर शख्स आपसे कंपटीशन कर रहा है, जिस दिन आपको महसूस होगा कि मेरे साथ आज कोई नहीं है, उस दिन एक ताकत होती है, एक सुप्रीम पावर होती है, एक कॉस्मिक पावर होती है, वो आपसे कनेक्ट हो जाए, मेरी कुछ बातें आपके तब काम आएंगी। इसलिए बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। चौथा कम्युनिकेशन आपका खुद से होना चाहिए। अब बात थोड़ी गहरी आ रही है। खुद से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? इसका नाम योग है। अब बहुत कुछ है इस शरीर के भीतर, ये जो दिख रहा है, आज आप कह देंगे कि मेरे पास पुरुष का शरीर है, मेरे पास स्त्री का शरीर है, ना ना ये नहीं, इसके भीतर कुछ है, वो है आत्मा, सोल। हम 3 बातों से बने, फिजिकल बॉडी, मन को कहते हैं अंग्रेजी में माइंड, उसके बाद आत्मा यानी सोल। आपको ये समझना ही पड़ेगा, वरना अगर आप इस चीज की क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो आप जो काम करने जाएंगे इतना प्रेशर, इतना टेंशन आपको आएगा, आप परेशान से हो जाएंगे, परेशान से। तो खुद से भी कम्युनिकेशन करिए। कितनी देर पढ़ते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत आसान है, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, 24 घंटे होते हैं, 25वां घंटा भगवान ने किसी को नहीं दिया। इसी 24 घंटे में कोई आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बन के पूरे कंट्री चला लेता है, और इसी 24 घंटे में एक से छोटी सी दुकान नहीं चल पाती। होते तो 24 घंटे ही है, आपको भी 25वां घंटा नहीं मिला है। अब इस 24 घंटे में जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप जो एजुकेशन कर रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, जो भी कुछ आपका है वो आप करते रहिए, उसमें मेरा मामला नहीं है। पर मेरा इतना कहना है कि ये सब करने के बाद जब आप दबाव में आएंगे, जब आप तनाव में आएंगे, जब आप अवसाद में आएंगे, जब आपके सामने चुनौती खड़ी होगी, तब क्या काम आएगा? योग करिए, 24 मिनट करिए। 24 घंटे होते हैं, 24 मिनट, लेकिन आपकी उम्र में हो सकता है 24 मिनट निकालना मुश्किल हो। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, हमने कोर्स बनाया है। पहले मैं एक सवाल पूछ लेता हूं जो मैं हमेशा पूछता हूं। मेरा तो जीवन हनुमान जी है, मेरी तो सांस सांस पे हनुमान जी रहते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, और मैं हनुमान चालीसा पीता हूँ। इसलिए मैं हनुमान चालीसा की बात करूंगा। आप स्वतंत्र हैं, आपका जो मजहब हो, आपका जो पूजा करने का ढंग हो, आपके माता पिता ने जिस देवता से आपको जोड़ा हो या आप रुचि से जुड़े हो, उसका भी कोई मंत्र होगा, उसको लीजिए, लेकिन आपको योग तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा नाम है पंडित विजय शंकर मेहता। आप YouTube पे मेरा नाम डाल के मेडिटेशन डाल देंगे तो आपको एक छोटा सा पैकेज मिलेगा, YouTube पे मिलेगा, Facebook पे मिलेगा, और जो भी साधन डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म है, आप उसको जरूर करिए। 6 मिनट तो कर सकते हैं। हमने 24 मिनट की बात आपसे नहीं करी, 6 मिनट के 4 कैप्सूल बना दिए। उस 6 मिनट में भी हमने 2 चीजें आपको दी हैं, सुबह उठना कैसे
और रात को सोना कैसे, ये तो कर सकते हैं। उठते तो आप कहेंगे नहीं हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पहले ही पढ़ाई का प्रेशर है, पंडित जी आप ये नया लेके आ गए कि योग करो मेडिटेशन करो। हाँ तो हम कुछ नहीं कर रहे, आपको आपको बिल्कुल टाइम नहीं, कोई बात नहीं, पर भैया सोते तो होंगे, उठते तो होंगे। आज भारत में 99% लोग ये नहीं जानते कि सुबह उठना कैसे। तो आप तो स्टूडेंट हो भाई, सीख लो अभी से, बड़ा काम आएगा। अभी भी नहीं मालूम लोगों को उठना कैसे, उनसे पूछो कैसे उठते, बोले उठ जाते। कब उठते? बस जब नींद खुल जाती। एक वर्ग ऐसा है कि जब नींद खुल जाती तब उठ जाते। अच्छा, एक वर्ग ऐसा है कि जब उठना होता तब नींद ही नहीं खुलती कम वक्त। कईयों को तो उठते समय ऐसा लगता आज पूरे ही उठ जाओ। और ये कम वक्त नींद इतनी प्यारी चीज है भैया, ये तो बहुत मजबूरी में आना पड़ता है। अगर सुबह की किसी की क्लास हो, किसी का इंस्टीट्यूट सुबह का, और सुबह का ही होता है, इतनी तकलीफ होती है। और जैसे ही मौका मिला संडे का, पड़े औंधे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अच्छा, इसमें मैं देखता हूं नींद के मामले में ना कोई जवान ना बूढ़ा, हर उम्र का आदमी पड़ा हुआ है भारत में आजकल। और सुबह उठते ही, तो हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि सुबह 5 बजे उठो, हम ये नहीं कहेंगे 6 बजे उठो। आप जब भी उठते हो, हमने उठने की 4 स्टेप बनाई है। बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप ये स्टेप करें और इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। लेकिन अगर ये 4 स्टेप के साथ आप उठ गए, आपकी लाइफ में जो आपका करियर है, जो एजुकेशन है, जिसको लेके आप प्रेशर में, कभी कभी तो टूट ही जाता है इंसान पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। कभी लगता है जिंदगी खराब कर लें, कभी लगता है ये छोड़ दें, वो पकड़ लें। और जो भी कुछ उठा पटक आपकी लाइफ में चलती है, उसका सबसे प्यारा ढंग है सुबह ठीक से उठ जाओ। आप में से जो लोग बटन लगा कपड़ा पहनते हो, उनको एक बात मालूम होगी, कपड़े का पहला बटन अगर गलत लग जाए तो नीचे तक के कपड़े का आकार बदल जाता है। अगर आप गलत उठ गए तो दिन भर परेशान रहेंगे। और हम लोग अपनी परेशानी, जो हमारी स्वभाव बन गई है, खूंटियों पे टांग देते हैं। कोई कहता है मैं पढ़ाई के मारे परेशान हूं। अरे भैया, परेशान होना आपकी आदत हो गई है। पढ़ाई कोई परेशान नहीं करती इस जिंदगी में, आपकी आदत बन गई है। कल शादी करोगे तो कहोगे पत्नी के मारे परेशान हूं, कहोगे पति के मारे परेशान हूं, फिर उसके बाद कहोगे बच्चों के मारे परेशान हूं। परेशान होना तुम्हारी आदत हो गई। पहले आदत सुधारो तो फिर सारी परेशानी। आज तुम्हारी पढ़ाई है तो तुम कह रहे हो पढ़ाई के मारे परेशान है। अच्छा, आपको क्या लगता है आप पढ़ रहे हो तो परेशान है? उनसे पूछो जो पढ़ा रहे हैं, वो तुमसे भी ज्यादा शीर्षासन में। हमको एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर मिल गए। हमने कहा आप तो कई बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कईयों का जीवन बना रहे हैं। हाँ बोले, उनका जीवन बनाने तो बनाते, हमारे ही जीवन निपट गया। हमने कहा आपको क्या तकलीफ? बोले पागल सरीके हो गए। अब बताओ, पढ़ाने वाले को लगता है हम पागल हो गए, इनको लग रहा है ये पागल हो गए, हमको लग रहा है हम पागल। आपकी आदत है। अगर परेशान होना आपकी आदत है तो जो काम करोगे उसी में हो जाओगे, बता रहा हूं। हमको आदत सुधारना है, बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो छोटा सा फॉर्मूला है, सुबह उठना कैसे। और एक्स्ट्रा टाइम आपसे बिल्कुल नहीं ले रहे। हम कहते हैं आप 6 बजे उठो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। 11 वाले भी पराक्रमी है। कई मौका लग जाते हैं तो 11 बजे भाई। हाँ, 1-2 वाले भी होंगे। कल हम एक ट्रेन में आ रहे हैं। देखो, हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। कल हम एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, तो ट्रेन में मैंने देखा कि जब हमारी ट्रेन 12:30-1 बजे के स्टेशन पे रुकी, तो हमारी कोच में एक लड़की थी, वो उसी समय उठी 1 बजे। तो मुझे लगा कि पहली बार तो नहीं उठी होगी, बीच में उठी होगी। तो नीचे उठ के कुछ उसने पूछा, तो हमने कहा आपको? बोले मैं तो उठी अभी। मैंने कहा ट्रेन में 1 बजे? बोले ट्रेन में क्या, हम तो घर में भी 1 बजे उठते हैं। अब बोले 1 बजे उठते हैं, चलो हमारी तरफ से 1 बजे उठो। लेकिन जब उठो तो जो हम कह रहे हैं वैसा कर लो। जिंदगी का कोई दबाव, कोई तनाव आपको दिन भर परेशान नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि सचमुच इंसान की जिंदगी मिली है तो मजा आ गया। तो क्या करना है, मैं तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, पर आपको डिटेल्स डिजिटल मीडियम पे मिल जाएंगे। आप जरूर लीजिए और करिए। बच्चों, आपको करना चाहिए। आपके माता पिता, आप एक बात बताइए, आप इस कैंपस में क्या है?
अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे पढ़ने आए स्टूडेंट हैं, लड़का है लड़की है, नाम बता देंगे, जाति बता देंगे। लेकिन सच तो यह है कि आप इस कैंपस में सपना है अपने माँ बाप का, बस आप सपना है अपना। आप इस कैंपस में इस इंस्टीट्यूट का सपना है। इन लोगों ने सपना देखा और ये सपना टूटना नहीं चाहिए, इसलिए आपको किसी स्थिति में निराश नहीं होना है। तो जब भी आप सुबह उठे, हमने एक ढंग बनाया है। पहली स्टेप उसका नाम है शैया स्नान। आप जब पलंग छोड़ के बाथरूम में नहाने जाएंगे तो बाहर के शरीर को नहलाएंगे। आदमी जब बाहर के शरीर को नहलाता है तो फ्रेश हो जाता, तरोताजा, लेकिन शांत नहीं हो पाता। हम जो ढंग बता रहे हैं वो भीतर हमारे 7 शरीर हैं, उसको प्राण वायु से नहलाइए तो आप फ्रेश होने के साथ साथ शांत भी हो जाएंगे। और उसका एक ढंग है, गहरी सांस लेटे लेटे यहाँ से भीतर ही भीतर पूरे शरीर पे लाके नेवल पोर्शन पे रोकना है, नाभि पे, फिर नाभि से नीचे पंजों से बाहर निकालना है। पूरा डेमो है, आप आराम से देखिएगा। उसके बाद जब पंजों से सांस लेना है 3-4 बार, नाभि पे रोकना है और बाहर लेटे लेटे करना है। लेकिन ये तभी करना है जब इसको करने के बाद पलंग छोड़ना ही हो। ऐसा नहीं ये किया और फिर सो गए, क्योंकि याद रखना अपने देश में नींद खुलना और पलंग छोड़ना ये 2 अलग अलग बातें, एंटायरली डिफरेंट थिंग। एंटायरली नींद खुलना और पलंग छोड़ना ये बिल्कुल अलग बात है। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ी प्यारी घटना हम लोगों के जीवन में घटती है। नींद खुलना और पलंग छोड़ना, इन दोनों के बीच में एक प्यारी घटना घटती है। उस घटना को कहते हैं पड़े रहना। क्या कर रहे हैं? बोले पड़े। अच्छा, कई तो कभी इस करवट पड़े, कभी उस करवट पड़े। अच्छा, उनसे पूछो भाई जब पड़े ही हुए तो खड़े हो जाओ, तो बड़ा तर्क दिया जाता है। और अब जो खड़े हो गए उन्होंने कौन सा बड़ा काम कर लिया, पड़े। तो हम कह रहे हैं जब पड़े हो तो पड़े पड़े यही कर लो जो हम करा रहे हैं। पड़े पड़े ही करना है आपको शैया स्नान। हम कोई दबाव आपको नहीं बना रहे। और जब शैया स्नान करने के बाद आप पहली बार अपने पलंग से अपने पैरों को नीचे रखें, याद रखना नंगे पैर कभी धरती पर मत रखना, एक कोई कपड़ा कारपेट हो। फिर उसके बाद जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ के धरती से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, धरती में जो पावर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का है। कोई भी चीज उछालिए और धरती नीचे खींचती है। आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, बड़ा पावर है, बहुत पावर। एक बात बता दूं बच्चों, इस स्टेप का नाम है नवजात हो जाना, न्यूली बॉर्न बेबी। जरा बात गंभीर है, ध्यान से सुनना। आपको इस समय जिस एनर्जी की ज़रूरत है वो चाहे आप फ्रूट जूस से लें, ड्रिंक से लें या और ढंग से लें, मैं जो आपको एनर्जी सुबह सुबह दे रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। हम सब कभी न कभी नवजात थे, न्यूली बॉर्न बेबी थे। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत कहाँ से आई थी? माँ की गोद और माँ के आंचल से। सबसे बड़ी ताकत ही वहाँ से आई थी, जो आज तक रन कर रही है। लेकिन न आज माँ हमारे साथ है और न ही हम नवजात हैं, तो फिर ताकत कहाँ से लें? तो एक माँ है हमारे साथ, उसको धरती माता कहते हैं। इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी ताकत है, उसके अगेंस्ट सांस खींचिए ऐसे बैठ के, तो पंजे से घुटने में, घुटने से नाभि पे उस सांस को लाइए। फिर नाभि को आप एक ऐसा पंपिंग स्टेशन बना लें और पूरी बॉडी में भीतर भीतर पुल कर दीजिए, पंप कर दीजिए एकदम। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना। आप बैठे हैं, 3-4 बार स्ट्रोक लिया आपने और पूरी बॉडी में वो प्राण वायु जो पृथ्वी से लिए, उसके बाद खड़े होके चलिए। हर एक के पलंग से बाथरूम की दूरी किसी की 2 कदम होगी, किसी की 5, किसी के 10 कदम होगी। इतनी दूर तो बाथरूम होता ही है। तो जब आप पलंग छोड़ के जब पहली बार बाथरूम की तरफ जाएं, तो जब आप पहली बार चलें, बच्चों बहुत सीधी बात बता रहा हूँ, कोई धार्मिक कृत्य नहीं बता रहा, लेकिन याद रखना जब 6, 7, 8, 9 घंटे की नींद के बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड पहली बार सीधी होती है और जब आप पहली बार स्ट्रेट धरती पे खड़े होते हैं, उस समय आपकी बॉडी इतनी चार्ज होती है कि जब आप पहला कदम उठाएं तो जो भगवान का नाम आपको पसंद हो, जो आपका धर्म हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे सीताराम सीताराम सीताराम, मैंने ये बोला, आपको जो बोलना है, पर कोई ना कोई भगवान का नाम लेके चलना। सुबह सुबह पहली बार 7-8 घंटे की नींद के बाद स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हुई और आपने भगवान के नाम के साथ चरण उठाए, तो ये नाम
दिन भर आपके आचरण को पावर देगा। आप करके देख लेना। अब इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया भाई, बाथरूम जाओगे ही पलंग से। अब आप देखना, जब हम पलंग से बाथरूम की ओर जाते हैं, क्या शोभा यात्रा होती है उस समय अपनी। आप लोग कभी अपना वीडियो कराना, भूत भूतनी देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। कई तो ऐसे जाते हैं जैसे आज पूरे ही चले जाएंगे संसार से। अब देखना, अब जा ही रहे हो, हम कह रहे हैं ऐसे चले जाओ, हम कह रहे हैं होश में चले जाओ, ताकत ले लो। अब परमात्मा की नाम की ताकत तो लो। आज मेरी बात शायद कब समझ में आए, पर जिस दिन ताकत मिलना शुरू होगी उस दिन आपको लगेगा कुछ है भाई कॉस्मिक पावर में, उसकी जरूरत है आपको। उसके बाद आप बाथरूम में चले जाए। जो आपका रोजमर्रा का काम करने के बाद जब आप ब्रश करें, ये बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, जिस भी विद्यार्थी ने ये काम किया है वो अपनी जिंदगी को लेकर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर गया। अब जो काम बता रहा हूं, जब आप आईने में मुंह धोएं, सूरत तो रोज देखते हैं, आंख में आंख डाल के देखना। आज से नियम बना लो कि सोने के पहले और उठने के बाद जब भी आईने के सामने अपनी आंख में गहराई से झांकना। 1 या 2 मिनट बहुत है। मुश्किल से 7 दिन में आपको महसूस होगा कि देखने वाला कोई और है और जो दिख रहा है वो कोई और है। बस यहीं से शरीर और आत्मा का अंतर शुरू हो जाएगा और आपको दुनिया में कभी कोई तनाव में डाल नहीं सकता, क्योंकि आप आत्मा का अंतर पहचान जाएंगे। अब ये 4 काम कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहे, इतना तो आप करते ही। 5वां हमने जोड़ दिया, कोर्स में नहीं पर मैं जोड़ देता हूं। और 5वां ये है कि जब आईने में अकेले देखो, अब अकेले ही हो, वहां कोई देख तो रहा नहीं, तो एक काम जरूर करना, एक उंगली उठाना, अपने गाल पे लगाना और खुद से बोलना, क्या बात है बड़े सीरियस नजर आ रहे हो। जरा खुद से बोलना, चलो जरा मुस्कुराओ। अब फिर बाहर निकलना। ये जिंदगी शायद आपको बाहर के लोग मुस्कान न दें, अब तो अपनी मुस्कान खुद ही पैदा करना है। दूसरे तो टेंशन ही देने का काम करते हैं। मित्रों, केवल मैंने आपको उठना कैसे, सोना कैसे फिर कभी बताएंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहां आके अभी बात चल रही है, फिर लेके चलूं मैं आपसे, आपका खुद से कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं जो मैंने बताया। आप खुद से जुड़ गए, आपके भीतर जो पावर है, आपके भीतर जो सोल की पावर है, उसको यूज करिए, आप व्यक्ति कोई दूसरे हो जाएंगे। और चलिए 3C के जिस फार्मूले में अब हमको चलना है, मैंने आपसे कहा था काउंटिंग, उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन की बात की, अब मैं बात कर रहा हूं कैरेक्टर की। जब मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो कैरेक्टर का मतलब होता है शरीर, फिजिकल बॉडी, मन, माइंड और सोल, आत्मा को समझना। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, जब भी कोई चीज पढ़ते हैं पूरा एनालिसिस करते हैं। विज्ञान का मतलब ये होता है, विज्ञान का मतलब जो नहीं है उसको जान लेना, वो साइंस है। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस क्या कहता है? अध्यात्म का विज्ञान ये कहता है जो है उसको जान लेना। ये फर्क है विज्ञान में और अध्यात्म में। आपके पास कुछ है और वो आत्मा है, और वो कोई विज्ञान नहीं बता सकेगा, वो तो अध्यात्म बताएगा। आपको आत्मा क्या है ये दुनिया का कोई विज्ञान नहीं बताएगा, बल्कि विज्ञान एक समय बाद तो ये बता देगा जो दिखता नहीं वो होता नहीं, ये विज्ञान की थ्योरी है। और हम ढूंढेंगे और नहीं मिला तो हम कह देंगे होता ही नहीं है, पर आत्मा होती है। अब आप कहेंगे आत्मा हो, तो आत्मा अनुभूत की जाती है, आत्मा दिखती नहीं है, शरीर दिखता है। आत्मा अनुभूत होती है, एक्सपीरियंस्ड, फीलिंग का मामला है, सेंसेशनल मामला है। फिर भी अगर आप पूछें कि आत्मा कैसी होती है, तो मैं उदाहरण देता हूं कि आत्मा जानना हो तो इस दृश्य को याद करना, जब आप लंबे समय बाद अपनी माँ, अपने पिता के गले लगते हैं, सगे भाई बहन के गले लगते हैं, अपने मित्र के गले लगते हैं। आप जरा एक बात बताइए, 40 साल का बाप हो, 16 साल की उसकी बेटी हो, दोनों जब गले लग रहे हो, एक स्त्री और पुरुष की देह की मिलन हो रही है, लेश मात्र वासना नहीं होती। 16 साल का बेटा हो, 40 साल की माँ हो, दोनों गले लग जाएं, लेश मात्र काम भाव वासना नहीं होती। लेकिन जैसे अपने माँ पिता या अपने बच्चों को गले लगा के
आपको जो महसूस होता है उस महसूस होने का नाम आत्मा है। दिखती नहीं है पर आपको कुछ लगता है कि कुछ है हमारे भीतर, कुछ है, उसका नाम आत्मा है। उस फीलिंग में जिए और ये जितनी क्रियाएं आपको महसूस होगा कि हम कुछ और हैं, तो फिर हम जब आत्मा है इतने पावरफुल हैं तो हम निराश क्यों हो, फिर हम थक क्यों जाएं, फिर हम डिप्रेशन में क्यों आए? आना ही नहीं चाहिए। हाँ, केवल शरीर पे रहेंगे, केवल मन यानी माइंड पे रहेंगे तो देखो मन का तो काम ही उदास करना। बहुत मजा आता है मन को। हमारे भीतर एक मन है देवियों और सज्जनों, उसको अच्छे काम बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं तो तन से तो यहीं बैठे, क्या राजा बेटी की तरफ, तन से तो कुछ तो ऐसी गर्दन हिलाते हैं जैसे आज ही भगवान उठा लेंगे यहां से। लेकिन मन कहाँ है आपका? कितनी बार इस ऑडिटोरियम से बाहर चला गया। इस मन को तो क्लासरूम में बैठने का भी मन नहीं होता। आप बैठे, मन घूम रहा है, मोहल्ले में घूम रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, मॉल में घूम रहा है, पार्टी शार्टी तो चाहे जब मना लेता है। बैठे हैं पर काम चल रहा है, किताब खोल लो, मन अपना ही कार्यक्रम दिखा रहा है। अच्छा, पकड़ पकड़ा के ले भी आओ उस मन को कि जरा बैठ जा बैठ जा, पंडित जी कुछ बोल रहे हैं सुन ले। पंडित की नहीं सुनेगा, सबसे पहले आसपास झांकेगा, अच्छा ये भी आए हैं, ये भी आए हैं। एक दूसरे के शरीर के आर पार जाना तो इस मन को पहला काम पसंद है। अच्छा, पता भी नहीं लगने देता आपके भीतर क्या चल रहा है, आप नहीं जान सकते, कोई दूसरा तो जान ही नहीं सकता। अच्छा, इस मन को गंदे और गलत आप बहुत पसंद है, दूसरे के लिए अच्छा तो सोचता ही नहीं है। सार्वजनिक रूप से स्त्री पुरुष से बात करे, पुरुष स्त्री से बात करे, कितने शरीफ, कितने कुलीन, कितने चरित्रवान नजर आते हैं, पर उस समय आपके भीतर जो चल रहा होता है दो ही लोग जानते हैं, आप और आपका मन, तीसरा नहीं जानता। बुरा मत मानना। देखो चलो आज एक काम निपटा ही लें, फिर पता नहीं अगली बार कब मिलना हो। साइंस और टेक्नोलॉजी के टाइम में बेटा कितनी किस्म की मशीनें बन गई, एक से एक। 15-20 साल पहले किसी ने सोचा था कि ऐसी मशीन आएगी कि बटन दबाओ तो पैसे निकल आए एटीएम के? किसी ने सोचा था कि छोटा सा 6 इंच के खिलौने में सारी दुनिया आ जाएगी मोबाइल में? नहीं सोचा। अब मैं बता रहा हूं, 6 महीने में एक नई मशीन आ रही, वो बनाई भगवान ने, बाकी तो सब इंसान ने बनाई। और उस मशीन की खूबी है, उस मशीन की ये खूबी है कि यदि वो मशीन आपकी छाती पे लगा दे तो पिछले 2 घंटे में आपके मन ने किसी के बारे में जो भी सोचा और किया उसका छपा हुआ प्रिंट आउट निकल आएगा। वो मशीन मेरे पास एक सैंपल की है। अगर मैं अभी आपकी छाती पे लगा दूं और आपने 2 घंटे में किसी, आपके मन ने 2 घंटे में किसी के लिए भी जो सोचा और वो किया उसका प्रिंट आउट यही हॉल में निकल आए, तो आप सब एक दूसरे का 13वां इसी हॉल में कर दो बेटा, घर भी नहीं जाओ, यहीं। हाँ, ये जितना गुरुजियों के लिए ताली बजा रहे हो सब पेपर में आ जाएगा। ये जितना यार दोस्तों के साथ बैठे हो, तू मेरा खास, तू मेरे, सब धरे रह जाएंगे। ऐसा है ये मन। ये मन आपको उदास करता है, ये मन आपको अनुशासनहीन बनाता है। इस मन के भरोसे मत रहना। इसलिए मैंने आपसे कहा शरीर को क्रॉस करके मन को आत्मा पे जाइए, तब कैरेक्टर बनता है। उसको कहते हैं चरित्र। अभी जो हमारा दिखता है इसको कहते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी और कैरेक्टर में फर्क है। पर्सनालिटी वो होती है जो दूसरे आप में देख रहे हैं, कैरेक्टर वो होता है जो आप खुद में देखते हैं। चरित्र बनाइए, जिंदगी में चरित्र काम आता है। इसलिए शरीर, मन और आत्मा को समझना, और इसको जितना समझ जाएंगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा। और चरित्र पर टिकना बच्चों, आज की पीढ़ी को कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं है। वो कहती सक्सेस होना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, पर मैं कहता हूं चरित्र बचाना। तो सक्सेस के बाद भी पीस भी आएगी लाइफ में, पर चरित्र नहीं बचा तो सफल लोग भी अशांत पाए गए। एक से एक बड़े टाइकून डिप्रेशन में आए क्योंकि कैरेक्टर नहीं बच पाता। आपको अभी से काम करना चाहिए कैरेक्टर पे, वरना आज जो सोसाइटी है वो तो शायद आपको कैरेक्टर ना दे पाए।
आपको खुद अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से, टीचर से, जिस इंस्टीट्यूट में आप हैं, आकाश इंस्टीट्यूट आपको जो भी दे रहा है उसमें कैरेक्टर भी दे रहा है। केवल एजुकेशन करियर नहीं दे रहा, एक विजन दे रहा है आपको। एक सबसे बड़ी चीज चरित्र बनेगा आपका। और आज क्या चरित्र हो गया लोगों का। देखो किसी ने एक पंक्ति लिखी है, बुढ़िया लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार नहीं हुआ। बुढ़िया लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार नहीं हुआ। और गोरी का झुमका क्या गिरा, सारा बाजार घुटने पे आ गया। तो क्या ये चरित्र है? इस चरित्र से आप क्या करेंगे? 2 पैसा कमा लेंगे लेकिन शांत नहीं हो पाएंगे। मैं आपके पास जो आया हूं, मैं आपको शांति देने आया हूं, मैं आपको आत्मविश्वास की बात करने आया हूं। बाकी तो सब आप ही को करना है। और मैंने फिर कहा, मेरी कुछ बातें शायद आज आपको काम ना आए, लेकिन जिंदगी जब यहां से बाहर शुरू होगी, चैलेंजेस जब आपको सिंगल फेस करना पड़ेंगे, तब शायद मेरी कुछ बातें काम आए। चलिए मैं अपनी बात पूरी करूं, फिर दोहरा देता हूं उन सारी बातों को आपसे कि ये जो 3C का फार्मूला मैंने आपसे दिया, मैंने आपसे कहा काउंटिंग, फीस, एजुकेशन, टाइम, क्लियर काउंटिंग होना चाहिए। कम्युनिकेशन, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, खुद से क्लियर होना चाहिए। और कैरेक्टर, शरीर, मन और आत्मा को समझो बच्चों। याद रखना, आप जब आप जिंदगी में कंपटीशन में उतरेंगे, चैलेंजेस सामने आएंगे, उस समय कुछ आपके भीतर है वही काम आएगा। निराश नहीं होना है, खुश रहिए, खुश रखिए। आप अपने माँ बाप का सपना है, वो टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल मत टूटना, निराश मत होना, डिप्रेशन में मत जाना। मैंने आपको एक छोटी सी विधि बता के अपनी बात पूरी करूंगा। आपको कभी उदासी घेरे, अज्ञात भय सताए, आपको कभी ऐसा लगे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हनुमान चालीसा को जानते हैं, पर अगर जानते हो तो उसमें एक चौपाई आती है, उस 37 नंबर की चौपाई है, याद होगा, जय 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 हनुमान गोसाई। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप में से कईयों को स्मरण। अब सुनिए, अपने इस हाथ को उठा के यहां लगाइएगा, तो यहां आपका एक चक्र है, उसको अनाहत चक्र कहते हैं। प्लेक्सस मेडिकल भाषा में ये कार्डिक प्लेक्सस है। आप यहां हाथ रखिएगा, ये निर्भयता का चक्र है। इस चक्र को हल्का सा यहां प्रेशर करेंगे और ये जो चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, सांस लेके मन ही मन इस चक्र पे बोलिएगा। अगर आप हनुमान चालीसा न हो तो आपके धर्म में, आपके मजहब में आपको जो मंत्र अच्छा लगता वो नाम लें और गहरी सांस लेके यहाँ थोड़ा सा प्रेशर बनाएं। आप पाएंगे अचानक आपको एक ताकत आ गई। ये इस चक्र का स्वभाव, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। और कभी उदासी बहुत घेरे तो आंख बंद करके दोनों भौहों के बीच में, हमारी माताएं बहनें जब बिंदी लगाती ना, उसको थोड़ा सा नीचे आज्ञा चक्र है, अपने आज्ञा चक्र पे अपनी माँ की आकृति लाना, जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो जीवित हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माँ की आकृति लाना। दुनिया का कोई साइंस आज तक नहीं ढूंढ पाया कि कोई अपनी माँ को दोनों भौहों के बीच में अगर याद कर ले, देख ले, तो वो शांत कैसे हो जाता है। अभी तक चल रही रिसर्च, आप करके देखना। जो अपनी माँ से जुड़ा हो, जो अपने से जुड़ा हो, उसको दुनिया में कोई अशांत कर ही नहीं सकता। आप बड़े खुशनुमा इंसान हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच हैं। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में यश, मंगल और कीर्ति हो। दुनिया बड़ी गोल, हम फिर कहीं मिलते रहेंगे, पर मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। धन्यवाद। हमारे हनुमान जय। जल्दी से सभी टीचर्स स्टेज पर आ जाए, फटाफट आ जाइए आप सभी। सभी टीचर्स आ जाए। सभी टीचर्स आ जाइए प्लीज, सभी
सभी टीचर्स आ जाइए प्लीज। हम लोग कोई भी काम दिखावे वाले नहीं करते। अब चूंकि उन बच्चों का मामला है जिन्होंने 700 नंबर स्कोर किया है या 700 से ज्यादा, तो अब आप सभी जानते हो कि 700 मार्क्स का मतलब क्या है। तो मैं उन सभी बच्चों को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक इस सेशन में 700 या उससे ज्यादा स्कोर किया है। तो मैं जिनके नाम ले रहा हूं बच्चों, आप बहुत जल्दी से आइए। कार्तिक जैन 710 स्कोर किया था इसने, और इस कार्तिक जैन ने 4 बार 710 स्कोर किया। महेंद्र सिंह 700 स्कोर किया था FT1 में। विवेक मेहता, जो भी बच्चे अवेलेबल हैं फटाफट आ जाए। सार्थक FT10 में इसने स्कोर किया था 705। फैजान खान, मुस्कान प्रवीण, इसने भी 705 स्कोर किया था FT1 में। साक्षी सोलंकी, इसने 705 स्कोर किया था। अयान अंसारी, शिवांशु गुप्ता, युवराज कुशवाहा, शैलेंद्र सिसोदिया, तेजल फुला, उत्कर्ष रंजन, आकाश वर्मा RM11, खुशी गालाव RM9, लक्ष्मण राठौर RM11, विश्वजीत बाजीराव पाटिल RM17। इसने 720 में 720 स्कोर किया विश्वराज। शिवम कुमार RM17, तौसीफ रजा RM15, हैदर अली SP1 और तन्मयी सतपथी RM ऑनलाइन। बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 32 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 700 या उससे ज्यादा स्कोर किया। तो ये कमाल का नंबर है। हम लोग नहीं जानते कि ये फाइनल में इस तरह का स्कोर आगे कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। बस हम लोगों का डर यही है कि 700 या 700 से ज्यादा स्कोर करने के बाद एक बार अगर बड़े प्लेटफॉर्म पर आपका फेलिसिटेशन हो तो वो सफलता सर चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए। आप लगे रहो, और फेलिसिटेशन का जो पर्पस है वो ये है कि इस तरह का स्कोर आपका आगे भी कंटिन्यू रहे, और जिन बच्चों के सामने आपका फेलिसिटेशन हो रहा है उन बच्चों तक ये मैसेज जाए कि अगला नंबर उनका है, उनको भी उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी मिले। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट फोटो खिंचवा लीजिए। आगे को किधर है? इधर है। सभी टीचर्स और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपनी जगह पर जा सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं एंकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आइए और प्रोग्राम को कंटिन्यूटी दीजिए। सभी टीचर्स और सभी बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एंकर्स प्लीज। देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सभी बच्चों को, जो भी हमारे टॉपर्स थे, उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर बैठे जितने भी बच्चे हैं, केवल एक चीज को फॉलो कर ले कि 5 to 10 मार्क्स उनके हर टेस्ट में बढ़ने चाहिए, और जितने भी उन्होंने नेगेटिव किए थे उससे 2 नेगेटिव कम करने चाहिए। इस चीज को भी फॉलो कर लोगे तब भी एंड तक आते आते तो आप सेलेक्ट हो ही जाओगे। तो इसी के साथ मैं सिद्धार्थ दीक्षित को
सिंथेसाइजर प्ले करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। पर आमंत्रित करूंगा कि वो सिद्धार्थ और आदित्य को पहली स्टेट करें। सिद्धार्थ, आदित्य, हम तो स्टेज। सिद्धार्थ,
मैं सर को, रेस्पेक्टेड आरडी सर को ही आमंत्रित करना चाहूँगा थैंक यू स्पीच के लिए। सर ठीक है, फंक्शन बहुत जितना कंसाइज हो उतना अच्छा, अननेसेसरी उसको खींचेंगे नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। और पंडित जी एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं और हम लोग उनको हर बार आप तक लेके आते हैं। जब भी उनका कोटा आना होता है तो उनको आकाश तक हम लोग जबरदस्ती ले आते हैं। वो आते किसी और काम से हैं, लेकिन जब भी, ये उनकी बड़ी अच्छी खासियत है कि जब भी वो कोटा आते हैं और हम एक बार बोलते हैं तो वो आ जाते हैं। और ये सब कुछ केवल पैसे के दम पर नहीं हो सकता, उसके लिए बच्चों से सच में लगाव होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो उनको उतने कहीं भी बोलने के मिल ही जाते, यहां नहीं वहां, लेकिन आपके लिए ही क्यों, तो वो तब तक संभव नहीं होता जब तक कि लोग सच में बच्चों से प्यार ना करते हो, बच्चों से मिलना ना चाहते। तो वो हमेशा से मैंने देखा है कि वो केवल बोलने के लिए नहीं बोलते, वो चाहते हैं कि सच में परिवर्तन आए। आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद, सभी टीचर्स का, पूरे नॉन टीचिंग मेंबर्स का, जिन्होंने लग के और बहुत जल्दी, आप सब जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही आपको स्टडी दिखाई पड़ी होगी, तो चूंकि बहुत अर्जेंटली ये सारा प्रोग्राम डिजाइन हुआ, हम लोगों को पता नहीं था कि वो आ रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर ही सारा कुछ अरेंज किया है सारे टीचर्स ने। तो जो इस प्रोग्राम के एंकर हैं उनको थैंक यू, जिन्होंने इस प्रोग्राम की पूरी डिजाइनिंग की, पूरा ऑर्गेनाइज किया, चाहे वो अविनाश सर हो, चाहे वो ब्रांच मैनेजर सर हो, और वो सारी टीम जिसने बहुत जल्दी सारा कुछ प्लान किया। यूआईटी ऑडिटोरियम इस समय शादी ब्याह के चक्कर में खाली नहीं रहता, तो उसको बड़ी मेहनत से खाली करवाया गया आज के लिए। तो उस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करा लिया। और लास्ट में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आकाश इंस्टीट्यूट कोटा इस सेशन से आईआईटी जेईई स्टार्ट कर रहे हैं। आकाश इंस्टीट्यूट कोटा इस सेशन से ना सिर्फ जेईई स्टार्ट कर रहा है, बल्कि फाउंडेशन भी स्टार्ट कर रहा है 8th, 9th और 10th। अब आकाश कोटा तीनों स्ट्रीम, तीनों वर्टिकल जो आकाश में है, मेडिकल, इंजीनियरिंग और फाउंडेशन, तीनों अब पहली बार एक साथ स्टार्ट हुए। जब मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया था तो केवल मेडिकल था, लेकिन हमने जेईई और फाउंडेशन स्टार्ट करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। हम लोगों का ये मानना था कि एक बार मेडिकल में एक बार पहले कंसोलिडेट हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और आप जानते हैं कि एजुकेशन कोटा में डिस्टॉर्ट हो रही है, और सिलेक्शन
ना पहले इजी था ना आज इजी, लेकिन प्रिपरेशन में ग्रेविटी कम हुई है कोटा में। हम भी, मैंने कहा था अभी बिगनिंग में अपने लेक्चर में, वो क्रेडिट चाहे आप हमें टीचर्स को दे दो, आकाश को दे दो, या आप खुद को दे लो, अपने संस्कारों को दे लो, ये बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात है कि हम लोग एक डेकोरम को मेंटेन करके चलते हैं। सो ऑफ मिनिमम, काम ज्यादा, और चूंकि पढ़ने आए हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, तो उसको हम मेंटेन करने में बड़े सक्सेसफुल रहे। अभी तक तो प्रॉपर चला है सब कुछ, और चूंकि यही बच्चे हैं, यही सेशन कंप्लीट करेंगे, तो डेफिनेटली इस ग्रेस को तो बढ़ना ही है। और जिस तरह से बच्चे कोऑपरेट करते हैं, वो डिफरेंस पता है, आप रोड पर भी देख सकते हैं। आप सबको पता नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, 12th में इस बार पहली बार हम लोगों ने 12th में इस बार 12th ऐसे स्टार्ट किया कि 12th और 11th को पैरेलल स्टार्ट किया। 2 हफ्ते 12th का सिलेबस और 2 हफ्ते 11th। 20 साल से हम लोग परेशान थे एक प्रोसेस से कि वो जब 12th का सिलेबस खत्म होता था सितंबर के आसपास, तो वो 11th में जब प्रिपरेशन की बारी आती थी तो वो लौटते नहीं थे, बोर्ड के नाम पर वो धर लिए जाते थे घर में। और इस तरह बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन बड़ी इजीली हो सकता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता था क्योंकि वो लास्ट में प्रिपेयर ही नहीं करते थे। हम सभी टीचर्स बहुत परेशान थे इस बात को लेकर, क्योंकि बच्चों को तो मालूम ही नहीं कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं, हुए नहीं, उनके गलत डिसीजन की वजह से हम लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस बार हम लोगों ने ऐसा शेड्यूल किया कि 2 हफ्ते 12th चलेगा, पहला एक टेस्ट 12th का होगा, फिर अगला एक टेस्ट 11th का होगा, फिर 12th का टेस्ट होगा, फिर 11th का टेस्ट होगा, फिर 12th का होगा, फिर 11th का होगा, एंड सो ऑन। यही हमने इस बार अप्लाई किया, और उसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, आप यू विल बी अमेज्ड। 32 बच्चे 700 और 700 प्लस निकले जिन्होंने स्कोर किया 700 या 700 से ज्यादा। इसका सीधा मतलब है कि जो बच्चे बहुत अच्छा करते थे उनमें ग्रेस बढ़ा है, और उन्होंने और अच्छा किया है इसकी वजह से। दूसरी बात, अब कोई भी बच्चा 12th में फेल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कलंक है कि बच्चा 2 साल प्रिपेयर करे और इसके बाद भी बोर्ड में खराब मार्क्स आए, 40-50% मार्क्स आए तो फेल जैसा ही है। तो वो कलंक अब नहीं लगेगा, क्योंकि जो बच्चे खराब परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने 12th के बाद जब 11th की बारी आई तो 12th ही किया। तो जब बार बार उन्होंने 12th ही किया तो उनका 12th रिवाइज होता रहा, और इस तरह कोई भी जो नीट में सेलेक्ट नहीं होगा लेकिन बोर्ड में खराब नहीं करेगा। और सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या मिला इसका, कि जिन बच्चों की संभावना थी कि वो सेलेक्ट हो सकते थे, इस बार हमें पूरा विश्वास है कि जो सेलेक्ट हो सकते हैं वो सभी सेलेक्ट होंगे। और ये हवा में नहीं बोलते, आप जानते हैं हम लोग टीचर्स हैं और बहुत ज्यादा एनालिसिस होती है चीजों की। इसके पीछे पर्याप्त कारण है। सबसे बड़ा कारण जो आप सबसे जल्दी समझोगे वो आपको बताता हूं। अभी दिसंबर चल रहा है, कभी जाके आप हमारे 12th के बैचेस का हाल देख के आए, बैठने की जगह नहीं है, पूरा बैच आया। दिसंबर में 12th के बैचेस इतने भरे चले हैं, यह महान उपलब्धि, कमाल है उन टीचर्स, सैल्यूट है उन टीचर्स को और उन बच्चों को जो दिसंबर मिड में 12th के बैचेस भरे चलाते। इसका सीधा मतलब है कि हमने 12th और 11th पैरेलल चलाकर दिसंबर तक अगर रोक ले गए तो निश्चित सी बात है कि अब वो 15 जनवरी तक आराम से कंटिन्यू करेंगे
और अगर 15 जनवरी तक कंटिन्यू कर गए तो 12th भी खत्म और 11th भी खत्म, और 15 जनवरी से वो बोर्ड में एंटर कर जाएंगे। तो और जानते हो आप, 15 दिन जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, 2.5 महीना बोर्ड ही उनसे 12th प्रिपेयर करवा देते। और जब वो मार्च से निकलेंगे तो 1 महीना बचेगा, फिर ऑब्वियस सी बात है वो फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। और लास्ट में 30 दिन लगातार हर दिन अगर फुल सिलेबस टेस्ट हो जाएगा और 11th को एक बार फिर समय देंगे तो डेफिनेटली हर वो बच्चा सेलेक्ट होगा जो सेलेक्ट होने की संभावना रखता है। तो ये बड़ा जबरदस्त गया इस बार हमारा। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपको बता रहा हूं। यही वजह थी कि मैंने सोचा कि जब कोटा में आकाश की अपनी एक अलग इमेज होगी, एक अलग स्टैंडिंग होगी, एक अलग कल्चर होगा और वो विजिबल होने लग जाएगा। हमारे बच्चे किसी भी अनहोनी की वजह से जब पेपर में नहीं छपे और दुनिया भर के, आज कोटा के किसी भी पुलिस के लॉकअप में जाओ, हालत खराब है, क्या बताएं, पूरा भरे हो। 10 बच्चों की जगह है उसमें 20 25 बच्चे। तो ये सब जब नहीं होगा, हमारे बच्चे अपनी एक स्टैंडिंग बना लेंगे, तभी हम जेई लॉन्च करेंगे, तभी हम फाउंडेशन लॉन्च करेंगे। और वही हमने किया। अब आज आप सबकी मेहनत की वजह से अब वो दिन आ गया कि चीजें स्टेबलाइज हो गई हैं, हमारे बच्चे अलग से दिखते हैं और एक कल्चर है कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। बड़ा सिस्टमेटिक काम है, क्लासेस अपने टाइम पर होना, सिलेबस अपने टाइम पर होना, ये सब बहुत बड़ी बात है। तो सब जब स्टेबलाइज हो गया तभी हमने जेई और फाउंडेशन प्लान किया है। और अब आगे जेई हो या फाउंडेशन हो, उन सबको भी एनर्जी तभी मिलेगी और वही एनर्जी मिलेगी जो मेडिकल वाले बच्चे जो क्रिएट करेंगे। तो मैं बहुत खुश हूं कि कोटा यूनिट एक प्रॉपर डेकोरम और डिसिप्लिन से चलता है और इस बार हम लोग वेल अलाइंड हैं कि कोटा ब्रांच से 700 से ऊपर कंफर्म है कि 5 तो है। क्योंकि 32 बच्चे तो अभी हैं और आप जानते हैं कि लास्ट की ग्रोथ मैच का रुख बदलती है। 40 ओवर का मैच अलग होता है, लास्ट के 10 ओवर का अलग होता है। मोर और लेस जितने रन 40 ओवर में बनते हैं, लगभग उतने ही रन लास्ट के 10 ओवर में बनाए जा सकते। ये ट्रेंड है और ये टिपिकल बिहेवियर है, मतलब बच्चों का भी ये टिपिकल बिहेवियर है। और हम लोग जब पढ़ते थे तब भी यही था, आज जो बच्चे हैं वो भी वही हैं, वो उसमें बदलाव नहीं आया। जुलाई में जब आप पढ़ते हो तब आपको आपकी कंसंट्रेशन पता होती कि कितने पेजेस आप 1 घंटे में पढ़ते हो और उसमें से कितने पेजेस समझ लेते हो 1 घंटे में। और उस प्रोफिशिएंसी को अगर आप कंपेयर करो नीट के ठीक 10 दिन पहले या नीट के 1 महीने पहले, तब आप 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ते हो और कितने पेजेस आप सच में समझते हो। उसका कंपैरिजन अप्रैल से और जुलाई से नहीं किया जा सकता। आप जानते हो कि 10 गुने से ज्यादा एफिशिएंसी होती है आपकी क्लास में। तो मैं फिर वही बोलूंगा कि आज आप कहां खड़े हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। एक बार आप ग्रोथ करना सीख जाओ तो फिर बहुत तेजी से स्कोर बढ़ता है लास्ट।
अभी दिसंबर में ही हम लोग इन इंटेंसिव शुरू करने वाले हैं और इंटेंसिव शुरू कर देंगे अच्छे बच्चों को पिक कर करके। तो जो अच्छे बच्चे निकल के आएंगे उन पर अलग से काम करेंगे और जिन बैचेस में से अच्छे बच्चे निकालेंगे उन बच्चों को दर्शाएंगे, एक डिस्पिरेशन क्रिएट कराएंगे कि आप क्यों नहीं गए। और लास्ट में कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को लास्ट में हर बच्चे को 30 फुल सिलेबस टेस्ट मिले हर दिन एक पेपर को दें फुल सिलेबस, और लास्ट के 30 डेज हर दिन अगर एक फुल सिलेबस टेस्ट देंगे तो हमारे पास जाने कितने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने लास्ट के 30 दिनों में 250-300 नंबर ऐड किए। आपके बीच में नहीं है, मैं बुला लूंगा। एक लड़का था आयुष क्लास में, 150-200 स्कोर कर रहा था और लास्ट के इंटेंसिव में 1.5 महीने के अंदर 550 पहुंच गया, 580। अगले साल रिपीट किया, 680 लाया, अभी गया है रायपुर एम्स। ऐसे जाने कितने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने लास्ट में बहुत तेजी से एक्सेल किया। दुनिया का कोई भी कोच हो, वो छक्के मारना नहीं सिखाएगा। वो यही सिखाता है कि आखिरी तक खेलो, लास्ट बॉल तक खेलो, विकेट पे टिके रहो और एक एक रन बनाना सीखो। तो आप 650, 700, 750 ये सब छोड़ो। आप हर टेस्ट की हर दिन तैयारी करो, आने वाले टेस्ट की तैयारी जरूर करो। बाकी कोई काम करो या ना करो यार, अपने हिसाब से करो, लेकिन आने वाले टेस्ट की प्रिपरेशन जरूर करो। और अगर आप हर दिन आने वाले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे ना 3-4 घंटे, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगा। और अगर मार्क्स इंप्रूव करने लग गए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप 150 निकाल रहे हो या 250 निकाल रहे हो, लास्ट में आप बहुत तेजी से मार्क्स को खींच लो। और एक बात बताएं, लास्ट में मार्क्स आपके चाहे जितने आए, दस साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, आप जब पलट कर देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मार्क्स कितने आ रहे थे। फर्क इस बात का पड़ेगा कि यहां से आप लेके क्या गए। कम से कम आकाश से जब आप निकलो तो कुछ न कुछ आपके हाथ में होना चाहिए। और वो मिनिमम क्या है? मिनिमम ये है कि आप जम के मेहनत करना सीख जाओ इधर रह। अरे मार्क्स बढ़े ना बढ़े, सिलेक्शन हो ना हो, एक बार अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, अगर मेहनत करना सीख गया तो यकीन मानो वो सारा कुछ जो तुमने डिजाइन किया है उससे ज्यादा बढ़िया शेप में आएगा फ्यूचर। तो और छोटी छोटी रिक्वेस्ट है हम लोग। एक ये कि हर दिन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, दूसरा ये कि जम के आप मेहनत करो। अगर एक बार मेहनत करना सीख गए तो मानकर चलो फिर कहीं कोई दिक्कत आपको कभी नहीं है। और जो फीस आपके पेरेंट्स ने पे की है उसका कई गुना वसूल कर जाओगे। कोई भी बच्चा हार के नहीं जाएगा अगर मेहनत करना सीख के जाए। और यही पंडित जी बोल रहे थे, यही उनका कोर था बोलने का, और यही मेरा पर्पस था इस मोटिवेशनल सेशन को ऑर्गेनाइज करने का। जिस तरह हर सक्सेसफुल बंदे के पास एक फॉर्मूला होता है और वो उसी फॉर्मूले पे टिक के चलता है,
कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसके पास एक फॉर्मूला होता है, और जब भी कोई जरा सा भी ऊपर नीचे चीजें होती हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई करता है और उससे निकल जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट फेथ करता है उस फॉर्मूले पर वो बंदा। उसका पूरा बिलीफ सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होता है। एक्सॉन से एक्सॉन के बीच में जो मैसेज का ट्रांसफर है, सब उसी के अकॉर्डिंग। मैं भी आपको बताऊं, मेरे पास भी है सूक्ष्म रूप धर सिए दिखावा, विकट रूप धर लंक जय। जब भी अपनों से जहां पर आपसे बड़े लोग हो, वहां आपको अपने निम्नतम रूप में रहना चाहिए, ऐसे जैसे आपको कुछ आता ही जाता नहीं। अदरवाइज आप डिफ्यूजन को फैसिलिटेट नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट। आप कभी भी अगर अपर ग्रेडियंट के साथ हो तो आपको हमेशा लोअर ग्रेडियंट में होना चाहिए, तभी चीजें आप तक आएंगी, तभी डिफ्यूजन हो पाएगा। चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, कोई भी, चाहे कोई आपका दोस्त हो जो 700 या 680 स्कोर करे, कभी भी अगर अपर ग्रेडियंट के सामने है तो आपको लोअर ग्रेडियंट को मेंटेन करना होगा, अगर आप प्रॉफिट्स का इनफ्लो अपनी तरफ चाहते हैं। सूक्ष्म रूप धरे सीए लिखा। जब सामने सीता जी हो तो आपका बंदर बनना ही उचित है, अदरवाइज आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और विकट रूप धरे लंक जरा। जब समस्याएं आपके सामने आए तब आप अपने महत्तम रूप में, तब आप अपनी पूरी कैपेसिटी में हो, अपने फुल पोटेंशियल में हो, पूरी पावर के साथ हो, जब भी कोई समस्या सामने है। क्योंकि लंका में सूक्ष्म रूप से काम नहीं चलना, तो वहां पर आप अपने विकट रूप में आना चाहिए। समस्या कोई भी हो, कोई भी काम करोगे समस्याएं आएंगी, कोई भी काम करो समस्याएं आएंगी। जितना अच्छा काम करो उतनी ज्यादा आएंगी, जितना बड़ा काम करोगे उतनी बड़ी आएंगी। प्रोजेक्ट आप बड़ा बनाओगे बड़ी आएंगी, छोटा बनाओगे छोटी आएंगी। तो प्रॉब्लम तो आएगी। प्रॉब्लम ना आने का मतलब होता है आप काम ही नहीं कर रहे। काम करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने विकट रूप में होना चाहिए प्रॉब्लम्स के सामने। और सिलेक्शन टफ नहीं है। हार मानना, रोना धोना, निराश होना, ये आदत, ये बिहेवियर है। वही रिपीट कर रहा हूं मैं, इस बिहेवियर को ठीक करना होगा। हर परिस्थिति में आपको अपना कंट्रोल अपने हाथों में रखना होगा। और बच्चों में अनंत ऊर्जा होती है, अनंत, इनफाइनाइट एनर्जी है। आप चाहें तो हर दिन डेली बेसिस पर आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें और निश्चिंत रहें। आफ्टर ऑल हर बच्चा, हर पेरेंट्स यही सपना देखते हैं कि बच्चे हमारे बहुत ऊपर जाए, बहुत आगे जाए, और ये सब आपके हाथ में। कभी भी शोल्डर्स डाउन ना हो, फेस हमेशा ग्लो करना चाहिए, हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज पॉजिटिव, वाइब्रेटिंग एनर्जी। जहां आप खड़े हो वहां दूसरों को भी समस्याएं ना हो, इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और ये सब आपके व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। बीस बच्चों के बीच में, 50 बच्चों के बीच में, 100 बच्चों के बीच में अगर एक आकाशियन खड़ा है तो वो लीड करना चाहिए,
बात चाहे मार्क्स की हो, बात चाहे आईक्यू की हो, बात चाहे जनरल नॉलेज की हो, बात चाहे ड्रेस सेंस की हो, बात चाहे वर्ड सिलेक्शन की हो, बात चाहे कम्युनिकेशन स्किल की हो, बात चाहे कोडिंग की हो, बात चाहे मैथ्स की हो, बात चाहे फिजिक्स की हो, बात चाहे साइंस की हो, कोई भी फैक्टर हो, आपको 50 से 100 बच्चों में अलग दिखना चाहिए। और इसके लिए तब तक काम करते रहिए जब तक कि लोग बोलने ना लगे। और अब लगभग जो हम लोगों ने सोचा था, चीजें अकॉर्डिंगली जा रही, सब कुछ बढ़िया है। बस कंक्लूड कर रहा हूं मैं एक लाइन से, आपको अपना यूनिक ऑरा बनाना होगा, तभी तुम सफल हो, तभी हम सफल हैं, तभी पेरेंट्स सफल हैं। आप सभी का यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 जनवरी को हम लोग जेई और फाउंडेशन की ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे। एडमिशन स्टार्ट हो गए, जेई के भी, नीट के भी और फाउंडेशन के भी, 8th 9th 10th के भी। लेकिन ऑफिशियल लॉन्चिंग हम लोग 6 जनवरी को करेंगे। और ऑफिशियल लॉन्चिंग 1 महीने बाद मैंने इसलिए प्लान की है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका एंगेजमेंट भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि अब लास्ट में जितना एंगेजमेंट होगा हमारा उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो 6 जनवरी को फिर से एक मोटिवेशनल स्पीकर बुलाएंगे और एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर बुलाएंगे जो कोटा से मैच करे ना करे, आकाश के एलिटनेस से मैच करना चाहिए। हमारा आकाशियंस का जो कल्चर है, एलिटनेस से मैच हो, आईआईटी से मैच हो, इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस से मैच। सो इट्स अ गुड न्यूज। और नाम नहीं बताएंगे तो एक अच्छा, हाँ वो बहुत कोई गवार लॉट नहीं, जिस तरह का माहौल है, तो जिस तरह के आप हो वो एलिटनेस मैच होनी चाहिए। तो 6 जनवरी को हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे जेई और फाउंडेशन के लॉन्च तक। तब तक मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा ही सही आप अपना अपना स्कोर इंप्रूव कर लो। 1 महीने का टाइम है। थैंक यू वेरी मच।